हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 1। आज से हम 7th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और मैं हर चैप्टर को पहले एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से बोर्ड पर, उसके बाद इसके एमसीक्यू भी कराऊंगी। तो आपको एमसीक्यू थ्योरी जो भी देखने होंगे, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख लेना। अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं तो उस वहाँ उन दोनों प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीरियल से लगे हुए आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, ठीक है। ना केवल 7th क्लास के मिलेंगे, मैंने 6th क्लास की भी ज्योग्राफी पहले कंप्लीट करा दी है, उसके एमसीक्यू भी कंप्लीट करा दिए, तो उन दोनों को भी आप देख सकते हो। 8th क्लास का भी कंप्लीट करा दिया है ज्योग्राफी और उसके एमसीक्यू भी कंप्लीट करा दिए, आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने कराई है। 6 से 10 तक की एसएसटी एनसीईआरटी की मोस्टली बुक मैंने कंप्लीट करा दी है। आप इन सभी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करना पड़ेगा और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पर्यावरण की। पर्यावरण होता क्या है, किन किन चीजों से पर्यावरण बनता है, पर्यावरण कहते किसको है, पर्यावरण कैसे बनता है, इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। और सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, रवि नाम का एक बच्चा है, ठीक है। रवि नाम के का एक बच्चा है जो अपने स्कूल जा रहा है और वो देखता है कि स्कूल के बराबर में जो पार्क था उसमें जो बच्चे खेलते थे, रवि खेलता था, वो पार्क अब पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं क्योंकि वहां पर बिल्डिंग बनाई जा रही है, ठीक है। वो बहुत दुखी था और बहुत ज्यादा दुखी था कि एक जो पार्क था हम उसमें खेलते थे, वो पार्क अब पूरी तरह से खत्म हो गया क्योंकि वहां अब ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनने वाली है, ठीक है। उनके प्रधानाचार्य भी बोल रहे हैं बड़े दुखी मन से, क्योंकि सभी लोग दुखी थे। पार्क खत्म हो रहा है तो दुख की बात है ना, बच्चों के लिए भी दुख की बात है, टीचर्स के लिए भी, है ना, क्योंकि टीचर्स तो हमेशा चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें, हर परिस्थिति में बच्चे खुश रहें, टीचरों का यही होता है मेन मोटिव, है ना। तो जो प्रधानाचार्य है वो जब तैयार हो रही है तब प्रधानाचार्य बोल रहे हैं कि देखो हमारा पर्यावरण किस हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रवि नाम के बच्चे ने वो पर्यावरण शब्द पकड़ लिया कि उसको मतलब समझ में नहीं आया कि पर्यावरण कैसे चेंज हो रहा है, उसको समझ नहीं आई ये चीज। उसने क्लास में अपने टीचर से पूछी कि पर्यावरण क्या होता है। तो टीचर बोलते हैं कि जो कुछ हम अपने आसपास देख रहे हैं वो सारी चीजें पर्यावरण होती हैं। तो हम रवि बोला कि हम आसपास हमारे आसपास तो बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या सब कुछ पर्यावरण है? तो टीचर बोले हाँ सब कुछ पर्यावरण है। तो हमारे आसपास कौन कौन सी चीज है, जैसे हम जैसे स्कूल की ही बात कर रहे हैं तो स्कूल की एक कक्षा में क्या चीजें होती हैं, डेस्क है ना, टीचर है, बोर्ड है, मार्कर है, और चेयर है, टेबल है, बैग है, बॉटल है, लंच बॉक्स है, ठीक है, सारी चीजें हैं। और हवा भी है, ठीक है। चल हवा हमेशा होती है ना, हवा भी है, और क्या है, और स्थल भी है जिस पर हमारी कुर्सी मेज लगी हुई है, ठीक है। एक प्लेन एरिया है जिस पर हमारी कुर्सी मेज रखी हुई है, यहाँ हम खड़े हैं जिस पर, वो एरिया है। तो ये सारी चीजें पर्यावरण है। तो टीचर बोलते हैं कि हाँ ये सारी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो फिर टीचर बोलते हैं कि चलो हम तुम्हें थोड़ा सा विस्तार से समझा देते हैं कि पर्यावरण क्या होता है, ठीक है। तो पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण दो तरह से बनता है। एक तो प्रकृति ने बनाया, प्रकृति यानी कि भगवान ने बनाया है, ठीक है। एक जो पर्यावरण है वो भगवान ने बनाया है, और कुछ चीजें उसमें क्रिएट की हैं, बनाई हैं किसने, इंसान ने, ठीक है। तो देखिए मैंने इसी तरह से डिवाइड कर रखा है यहाँ पर। पर्यावरण दो प्रकार से निर्मित हुआ है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, यानी कि प्रकृति ने बनाया, यानी कि भगवान ने बनाया है ना, भगवान ने बनाया है। आप जिस भी धर्म को मानने वाले हो, आप जिस भी धर्म को मानने वाले हो उनके ही भगवान ने बनाया है, ठीक है। अपने अपने भगवान के हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने बनाया है, प्रकृति ने बनाया यानी भगवान ने बनाया है। मानव निर्मित पर्यावरण यानी कि मानव ने बनाया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये प्रकृति ने कौन कौन से पर्यावरण बनाए, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रकृति वाला जानेंगे, भगवान ने क्या बनाया, ठीक है। सबसे पहले भगवान की बात करेंगे, फिर हम अपनी बात करेंगे। तो भगवान ने क्या बनाया है, भगवान ने बनाया है सबसे पहले स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, स्थल मंडल में आती हैं आपकी पहाड़ है, पर्वत है ना, पहाड़ है, पर्वत है, घाटी है। घाटी का मतलब है कि चारों तरफ क्या है, पहाड़ है और बीच में घाटी है ना। कुछ शहर ऐसे होते हैं उनके चारों तरफ क्या होता है, पर्वत होते हैं और बीच में कुछ प्लेन एरिया होता है, वहां पे लोग रहे होते हैं, तो उसको हम घाटी बोलते हैं, ठीक है। पठार क्या होते हैं, पठार होते हैं वो पत्थर से निर्मित होते हैं, ठीक है। पठार कैसे होते हैं, वो पत्थर से निर्मित होते हैं। और पत्थर तो आप जानते ही होंगे, घर मकानों में जो यूज होता है वो वाले उस टाइप के पत्थर, ठीक है। और मैदानी इलाके हैं, मैदानी यानी कि पूरी तरह से प्लेन एरिया, ठीक है। अब प्लेन एरिया कौन से होते हैं, जैसे दिल्ली में आप रह रहे हो तो बिल्कुल पूरी दिल्ली प्लेन है ना, पहाड़ पर्वत तो नहीं आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप यूपी की बात करें पूरा प्लेन है, बिहार की बात करें पूरा प्लेन है,
ठीक है। तो ये क्या है, प्लेन एरिया है, मतलब जहाँ पहाड़ पर्वत नहीं है, जहाँ पठार नहीं है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, स्थल बोलते हैं, ठीक है, स्थल भाग बोलते हैं। और स्थल भाग जो है पृथ्वी की ऊपरी हम परपट्टी को बोल सकते हैं। ये केवल ना, ये ना केवल ठोस चीजों पर होती है परपट्टी, जबकि समुद्र में ऊपर वाली लेयर, समुद्र में भी होती है ये, ठीक है, इस तरह की ऊपर वाली लेयर को हम परपट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्थल में भी होती है, ये समुद्र में भी होती है ना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वायुमंडल की, ठीक है। वायुमंडल क्या होता है, देखो, पृथ्वी के चारों तरफ एक वायु का आवरण बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं वायुमंडल। जैसे आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। और ये वायुमंडल केवल हवा ही नहीं है, इसकी 5 परतें हैं, ठीक है। एक है क्षोमंडल, जिसमें बारिश है, बाढ़ है, ये सारी चीजें आती हैं। हम ये जितने भी टॉपिक है ना, ये आगे वाले चैप्टर में बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। वायु का अलग चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम वायुमंडल ही पढ़ेंगे पूरा। जल का अलग चैप्टर है जिसमें हम पूरा जल मंडल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें हम अलग अलग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टरों में। 7th क्लास में ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है, ठीक है। तो वायु की कितनी परतें होती हैं, 5 परतें होती हैं। वायु वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी। क्षोमंडल होता है, समताप मंडल होता है, ठीक है। क्षोमंडल में क्या होता है, जो बारिश है, जो तूफान है, ये सारी जो हवाएं चल रही हैं तेज तेज, ये सारी जो क्रियाएं हो रही हैं, ये कहाँ हो रही है, या आपके वायुमंडल में हो रही है, ठीक है। ये जो बादल वगैरह जो दिख रहे हैं ना, ये सारी क्षोमंडल में, वायुमंडल की कौन सी परत में, क्षोमंडल में, ठीक है। फिर आती है समताप मंडल। समताप मंडल का जो वातावरण है वो कैसा रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, ठीक है। और उसमें ना तो आंधी आ रही है, ना उसमें तूफान आते हैं, ना उसमें बारिश होती है, कुछ भी नहीं होता। वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारे प्लेन उड़ते हैं, ठीक है, इसमें समताप मंडल में। फिर होता है मध्य मंडल। मध्य मंडल का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। जो आकाश में, मैंने आपको बताया था 6th क्लास में, कि आकाश में ना केवल ग्रह घूम रहे हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में ना केवल ग्रह घूम रहे हैं, ग्रहों के टूटे फूटे टुकड़े भी घूम रहे हैं। तो वो जो टुकड़े घूम रहे हैं, जब वो पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं, तो जो मध्य मंडल होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो वो उन पत्थरों को, उन टुकड़ों को जलाकर नष्ट कर देता है, ठीक है। उसकी वजह से हम बचे हुए हैं। अगर मध्य मंडल का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता तो उल्कापिंड हमारी तरफ आ रहे होते, ठीक है, और पृथ्वी पर गिर भी जाते हैं, कई बार ऐसा होता भी है, गिर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें जब ज्यादा बड़े होते हैं ना तभी गिरते हैं, छोटे मोटे उल्कापिंड को तो मध्य मंडल जलाकर नष्ट कर देता है। बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ज्यादा विशाल होते हैं, तो कई बार गिर भी जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्षोमंडल, सॉरी, क्षोमंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, है ना। फिर है आयन मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल, है ना। और सबसे लास्ट वाली परत है वही मंडल, है ना। तो जो आयन मंडल है, आयन मंडल में सारी जो सैटेलाइट वगैरह होती हैं, ये सब लगी होती हैं। जो आप फोन वगैरह करते हो, तो वहाँ जब आप किसी को फोन मिलाते हो, तो सबसे पहले सिग्नल कहाँ जाते हैं, आयन मंडल में जाते हैं। उसके बाद वापस होकर उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिसको आपने फोन किया है, ठीक है। उसी तरह से आप टीवी जो चल रहा है या वाईफाई जो भी चीजें चल रही हैं, वो सारी उसकी वजह से ही चल रही है, ठीक है, आयन मंडल की वजह से। या आप रेडियो सुन रहे हो, है ना, किसी को फोन कर रहे हो, ये सारी चीजें उसकी वजह से चल रही है। तो हमारे आसपास जो वायु है, ठीक है, जो वायु है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। और वायुमंडल में ना केवल ऑक्सीजन होती है, ठीक है। कई बच्चों को ये भ्रम होता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि मनुष्य को जीवन जीवन के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। तो ऐसा नहीं है, केवल ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जो गैस होती है वायुमंडल में, वो होती है 78% आपकी होती है नाइट्रोजन, 21% होती है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। फिर फिर होती है तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अन्य गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है। नाइट्रोजन पहले नंबर पर, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर, कार्बन डाइऑक्साइड तीसरे नंबर पर होती है, ठीक है। वो कुछ पॉइंट पॉइंट में होती है ना। तो सारी गैसें होती हैं, और सारी गैसें वायु में प्रवाहित हो रही हैं। अभी हम जो सांस ले रहे हैं, ना केवल ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, सारी चीजें हैं, ठीक है। हम सारी चीजों को अंदर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन के लिए, हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए हम बात हमेशा ऑक्सीजन की ही करते हैं, ठीक है, जबकि हम ले सारी गैसों को रहे हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन पर ज्यादा ध्यान इसलिए हम देते हैं कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए 21% जरूरी है, 20% होना ही चाहिए जब हम सांस ले रहे हैं। अगर ये परसेंट कम हो जाता है, 20% हो जाता है या 19% होता है, तो हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा उस वातावरण में।
अब हम बात कर लेते हैं, देखो विस्तार से हम वायुमंडल वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, वायु वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जलमंडल की। जलमंडल क्या है? देखो पहाड़ पर्वत जो होते हैं उन पर बर्फ जमी होती है, ठीक है, बर्फ जमी होती है। जब वो बर्फ पिघलती है तो नदियों में आती है, ठीक है। तो जलमंडल में बर्फ भी आ गई जो पहाड़ों पर जमी हुई है, नदियां भी आ गई। नदियां बनने से पहले जब पहाड़ पर्वतों से बर्फ पिघलती है तो वो झरने, कई बार ऊंचे पर्वतों पर पिघलती है तो झरने के रूप में वो जमीन पर आती है, ठीक है। मैं और वहां से फिर नदियां बनती हैं। समझ रहे हैं ना आप कि जब ऊंचाई पर कोई बर्फ पिघल रही है तो पानी जब धड़ाम से नीचे गिरेगा उसको हम बोलते हैं झरना या वाटरफॉल। फिर वहां से नदियां बनती हैं छोटी छोटी, फिर वो छोटी छोटी नदियां एक बड़ी नदी में मिलती है, फिर वो नदी चलती है जिसको हम गंगा बोलते हैं, यमुना बोलते हैं, सरस्वती बोलते हैं, ठीक है, नर्मदा बोलते हैं, गोदावरी बोलते हैं, ये सारी नदियां, ठीक है। इस तरह से ही इनका प्रोसेस होता है बनने का। फिर उन वो जो नदियां हैं वो कहाँ जाती हैं? वो समुद्र में जाती हैं। सारी नदियां, दुनिया की सारी नदियां एट लास्ट कहाँ जाती हैं? समुद्र में जाती हैं, है ना। तो समुद्र बहुत बड़ा है। तो आपको समझ में आया कि वायुमंडल का कौन कौन सा सॉरी जलमंडल का कौन कौन सा पार्ट है? जलमंडल का पार्ट है झरने, नदियां, महासागर, कुएं। कुएं भी जलमंडल का एक पार्ट है, ठीक है। तालाब, है ना, तालाब समझ रहे हैं आप। गाँव में होते हैं, शहरों में तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। गाँव में देखने को मिलते हैं कि गाँव में जैसे पानी वगैरह की कमी होती है तो तालाब बना के रखते हैं गाँव के लोग, और बारिश का पानी उसमें भरता रहता है, और बारिश के बाद जब उनको खेत की सिंचाई के लिए जरूरत होती है तो उसमें से वो पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से झील, झील क्या होता है कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के बीच में एक गड्ढा टाइप का होता है, ठीक है, मतलब तालाब ही होता है, वो भगवान ने बनाया होता है तालाब। जो चीजें भगवान मतलब जो इस तरह की तालाब भगवान ने बनाए होते हैं उसको हम झील बोलते हैं। और तालाब किसको बोलते हैं? जो इंसान ने बनाए, ठीक है। दिखने में वो ऐसे ही लगेंगे, वो जो भगवान ने बनाया वो ज्यादा बड़ा लगेगा देखने में, क्योंकि प्रकृति ने उस तरह से ही बनाया है। और ये जो झीलें होती हैं ये कहाँ मिलेंगी? आपको पहाड़ों में मिलेंगी, ठीक है, कहीं स्थल भाग पर नहीं मिलेंगी। हमेशा कहाँ मिलेंगी? ज्यादातर या आपको पहाड़ों में ही देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति ने बनाई है। और मानव भी बनाते हैं, इंसान भी बनाते हैं इस तरह के बड़े बड़े तालाब, ठीक है। कई बार उनको झील बोल दिया जाता है लेकिन झील की सही परिभाषा वो है जो प्रकृति ने बनाई है, ठीक है, उसको हम झील बोलेंगे। और झील में पानी कहाँ से आता है? झील में पानी आता है जो पहाड़ों की बर्फ पिघलती है, ठीक है, जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है फिर वो पिघलती है, और वो जो पानी होता है वो जिस तालाब में इकट्ठा हो रहा है, जिस जगह पे इकट्ठा हो रहा है उसको हम झील बोलेंगे, ठीक है। झीलें बहुत बहुत बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, हर तरह की झीलें होती हैं। तो आपको समझ में आया कि जलमंडल क्या है? जिस स्रोत से हमें जल की प्राप्ति हो रही है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, और ये सारी चीजें आती हैं जलमंडल में, ठीक है। लास्ट है इसमें जैवमंडल। जैवमंडल क्या है? अब देखो जैवमंडल क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा था। जहां स्थल, वायु, जल जीवन को संभव बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम जैवमंडल बोलते हैं। पादप जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं? हम जैवमंडल बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर कहीं केवल वायु है तो आप जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि आपको खड़े होने के लिए स्थल चाहिए, है ना। और आपको खड़े होने के लिए स्थल चाहिए, उसके बाद आपको कुछ खाने के लिए भी चाहिए, तो खाने के लिए कहाँ उगेगा? वो भी जमीन पे उगेगा। तो मतलब बिना स्थल के तो आप जीवित नहीं रह सकते, बिना सांस लिए भी नहीं रह सकते, यानी कि आपको आपको वायु वायु की भी जरूरत है। फिर बिना पानी के भी जीवित नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं से तो आपको पानी चाहिए, चाहे आपको तालाब से पानी मिले, नदी से मिले, नहर से मिले, कहीं से भी मिले, ठीक है। तो पानी की आपको आवश्यकता है। जहां पर ये तीनों चीज मिलेंगी, क्या क्या मिलेगा? स्थल भी मिलेगा, वायु भी मिलेगी, आपको जल भी मिलेगा, और जहां पर ये तीनों चीजें मिलेंगी उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? जैव मंडल। और जैव मंडल में जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो वहां पर जीवन संभव होगा, ठीक है। अब जीव जंतु है, कहीं तो खड़े होंगे, हवा में थोड़ी उड़ेंगे, ठीक है, तो उनको स्थल मंडल की भी जरूरत है, भाई हवा भी चाहिए उनको सांस लेने के लिए। सांस तो सभी लेते हैं, पेड़ पौधे भी लेते हैं, जीव जंतु भी लेते हैं, पक्षी भी लेते हैं, उनको भी तो सांस की जरूरत है ना। तो वायु भी चाहिए और जल भी चाहिए, पानी भी पीते हैं सब, पौधे भी पानी पीते हैं, जीव जंतु भी पानी पीते हैं, और पक्षी भी पानी पीते हैं। तो जहां पर ये तीनों खूबियां होंगी, स्थल, वायु और जल, ठीक है, जिस एरिया में, उस एरिया में फिर जीवन भी संभव होगा, ठीक है। जीवन यानी कि जीव जंतु होंगे, पादप का मतलब होता है पौधे वगैरह, ठीक है, जीव जंतु होंगे और इंसान भी होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनती हैं? जैव मंडल। जैव मंडल का मतलब है जिस स्थान पर जीवन संभव हो। और कौन से स्थान पर जीवन संभव होगा? जहां पे जल भी होगा, पानी भी होगा और स्थल भी होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि प्रकृति ने किस तरह का पर्यावरण बनाया है जीवन जीने के लिए, मनुष्य के लिए, प्राणी के लिए, पादपों के लिए, ठीक है, पादप यानी पेड़ पौधों के लिए।
तो ये किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है हमारे सुविधा के लिए कि हम जी सकें। ठीक है, ये सब हमें प्रकृति ने दिया है। आज से पहले शायद आपको पता भी नहीं होगा कि भगवान ने हमें कितना सारी चीजें फ्री में दी है। अब देखो, कुछ चीजें इंसान ने बनाई हैं। कौन कौन सी चीजें बनाई हैं? अपनी सुविधा के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए, कि हाँ ठीक से आसानी से जी सके। कौन कौन सी चीजें बनाई हैं? इमारतें बनाई हैं, बड़े बड़े महल बनाए रहने के लिए, फिर पार्क बनाए बच्चों के घूमने के लिए, खेलने के लिए, पुल बनाए हैं नदी को पार करने के लिए, ताकि बच्चे स्कूल जा सकें, कोई बच्चों के मम्मी पापा दफ्तर जा सकें, काम कर सकें, कुछ पैसे आएंगे तो उनका खाने पीने का काम चलेगा, आगे का पढ़ाई लिखाई की फीस जाएगी। नेक्स्ट है सड़कें बनाई हैं, वही आप स्कूल जा सकें, आप दफ्तर जा सकें, किसी के घर मिलने जा सकें। स्मारक बनाए, ठीक है, बड़े बड़े स्मारक बनाए हैं, बस बनाई हैं, फर्नीचर बनाया है बैठने के लिए। जो भी चीजें आपके कमरे में दिखाई दे रही हैं, जो आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं या किसी मजदूर से बनवा रहे हैं, वो सब किसने बनाया? वो सब इंसान ने ही बनाया है। और हमें इन सारी चीजों की भी जरूरत है और हमें इन सारी चीजों की भी जरूरत है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मिलकर, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, ये दोनों मिलकर क्या बनता है? पर्यावरण। ठीक है, तो टीचर ने भी यही बात बोली थी ना रवि से, कि पर्यावरण क्या होता है? जो भी हमारे आसपास है वो सब क्या है? पर्यावरण है ना। और आप जितने अच्छे पर्यावरण में रहोगे, जितने अच्छे आपके मित्र होंगे, जितने अच्छे आपके टीचर होंगे, ठीक है, जितना अच्छा माहौल आपको मिलेगा, आप उतने ही ज्यादा श्रेष्ठ बनोगे। इसलिए कहते हैं कि संगत का असर पड़ता है। ठीक है, संगत भी क्या है? पर्यावरण का ही एक पार्ट हो गया ना। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे, आप वैसे ही बन जाओगे। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों के साथ रहिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें। अपने दादा दादी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया करो, थोड़ा समय उनके साथ बिताया करो, ताकि आपको पता चले कि लाइफ को आगे कैसे जीना है। आपको वो सिखाएंगे ईमानदारी, आपको वो सिखाएंगे दया धर्म, ये सारी चीजें। ठीक है, और देखो इनकी भी बात कर लेते हैं। ये भी सब मनुष्य ने बनाए। कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि जो इस्लाम धर्म है वो इन वाले भगवान ने बनाया है, हिंदू धर्म इन वाले भगवान ने बनाया है, ठीक है, ईसाई धर्म इन वाले भगवान ने बनाया है। तो किसी भी भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया है। ठीक है, आप भ्रांति में मत रहिए। लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने अपने धर्म बना लिए हैं। ठीक है, लगभग पूरी दुनिया में 8 धर्म हैं लगभग, और ये सारे धर्म हमारे भारत में मिलते हैं। ये भारत की खूबसूरती है कि इतने सारे धर्मों के लोग शांतिपूर्ण तरीके से भारत में रह रहे हैं। और ये जितने भी धर्म हैं, ये सब इंसानों ने अपने हिसाब से बनाए हैं, और आज भी इंसान बनाता जा रहा है अलग अलग धर्म, अपनी अलग अलग विचारधारा। धर्म का मतलब है एक अलग विचारधारा जो हमें दूसरे लोगों से अलग करती है। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से बना रहे हैं धर्म, हम अपने हिसाब से बना रहे हैं समुदाय, सारी चीजें हम अपने हिसाब से बना रहे हैं। तो आप कुछ भी करने से पहले ये सोचो कि क्या ये प्रकृति को मंजूर होगा? अगर है तो वो धर्म है। ठीक है, आप मतलब आपको लगता है कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, क्या चीज हमें माननी चाहिए? तो मैं आपके सवाल का उत्तर देना चाहती हूँ कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? जो आपको गलत काम करने से रोकता है। ठीक है, और सभी धर्म आपको गलत काम करने से रोकते हैं, यानी कि सभी धर्म अच्छे हैं। ठीक है, तो आपको गलत और सही में फर्क करना आना चाहिए। अगर आप गलत को गलत मानोगे, सही को सही मानोगे, तो आप सही से अपने धर्म का पालन कर रहे हो। ठीक है, अब आगे का जो चैप्टर है परिस्थितिकी तंत्र है, कुछ चीजें छूट गई हैं, उन सबको हम स्क्रीन पर देखते हैं, क्योंकि बोर्ड पर इतना लिखना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। तो मैंने क्या किया है, वो सारी चीजें आपको बोर्ड पर प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, आइए देखते हैं, सॉरी, वो सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कराऊंगी। अब देखते हैं स्क्रीन पर कि एनसीईआरटी आगे आपकी क्या कह रही है। देखिए, ये पर्यावरण वाला चैप्टर अभी हमने बोर्ड पर देखा, हमने जाना किस तरह से पर्यावरण होता है, क्या होता है। अब देखते हैं हमें एनसीईआरटी क्या कह रही है। तो ये पूरी कहानी वही है जो रवि की मैंने अभी आपको बताई थी, कि रवि जा रहा था अपने स्कूल की तरफ, तो उसने देखा कि जो उसके स्कूल के पास एक पार्क था वो उजड़ गया। ठीक है, ये पूरी वही कहानी है। ये वाला कॉलम देखते हैं। ये वाला कॉलम जो है वो इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हम यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, है ना, और खाने के लिए भोजन, और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है ना। तो यही तो अभी हमने जाना था बोर्ड पर, कि जो जैव मंडल है वो कहाँ कहाँ किस तरह से होता है। देखो, जैव मंडल में वायुमंडल भी आता है यानी हवा, पीने के लिए पानी यानी कि जल मंडल भी आ गया, और खाना खाने के लिए भोजन, और रहने के लिए भूमि, ठीक है, तो स्थल मंडल भी आ गया, है ना। तो ये सारी चीजें कौन उपलब्ध कराता है? हमें प्रकृति उपलब्ध कराती है हमारे लिए अच्छा वातावरण। और मानव निर्मित वातावरण कौन सा है? मानव कार, मील, कारखाने एवं बर्तन का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तित मानव पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है, क्योंकि जब शुरुआती दौर में मनुष्य पृथ्वी पर आया तो ना तो कारें थी, ना मीलें थी, ना बर्तन थे, ना कुछ था। तो धीरे धीरे ये क्या किया, लोगों ने खुद ही बनाई।
है ना। अब देखिए ये वाला चित्र ये रह गया है हमारा, ये बोर्ड पे मैंने नहीं समझाया है, तो मैं इसको आपको समझाना चाहूंगी कि पर्यावरण के घटक में इन्होंने मेन दो दे रखे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आएगा, जल मंडल, मैंने आपको बता दिया, वायुमंडल, स्थल मंडल, ठीक है, और सजीव मंडल या जैव मंडल एक ही बात है ना। अब मानव निर्मित में क्या था, इमारतें, मतलब इमारतें बनाता है मानव, पार्क बनाता है और पुल बनाता है, ये सारे किसके बनाए हुए हैं, ये मानव के बनाए हुए हैं, और ये भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। टीचर ने बोला था ना कि आसपास जो भी वातावरण है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पर्यावरण बोलेंगे। और मानव ने क्या बनाया, मानव ने परिवार बनाया, ठीक है, मानव ने समुदाय बनाए, समुदाय, जाति वगैरह, जाति व्यवस्था किसने बनाई, मानव ने बनाई ना, अपने हिसाब से बनाई। किसी ने कलर के आधार पर बना ली, किसी ने भाषा के आधार पर बना ली, सबने अपने अपने फायदे देखे और अपने अपने हिसाब से बना ली। वहीं धर्म भी देखो ऐसा ही है, धर्म सभी ने अपने अपने हिसाब से बना लिया। ये सभी धर्मों की चिन्ह दिखाए हुए हैं, सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, इन सबके ये चिन्ह दिखाए हुए हैं। तो ये सब भी किसने बनाए हैं, मानव ने बनाए हैं अपने हिसाब से, ठीक है, जिसको जैसे सही लगा उसने वैसे बना लिया। शैक्षिक संस्थान ये मानव ने बनाए, मानव ने बच्चों को प्रशिक्षित करना शुरू करा ताकि वो अच्छा जीवन जी सके। आर्थिक ये दफ्तर वगैरह जितनी भी चीजें, ये सब मानव ने बनाई। राजनीतिक स्थिति यानी कि मानव ने निर्धारित किया, क्या क्या निर्धारित, कि किस तरह से कौन से देश की कौन सी बाउंड्री होगी। अब जैसे भारत की जो बाउंड्री है ये भगवान ने थोड़ी बनाई है, तो इंसानों ने बनाई है ना। पहले भारत, लगभग भारत का नक्शा किस तरह से होता, अगर पहले भारत होता तो इस तरह से था भारत, ठीक है, इस तरह से था भारत, ये पूरा भारत नहीं था। मिजोरम भी था थोड़ा सा, वो सॉरी, म्यांमार भी था थोड़ा सा भारत में, तो इतना बड़ा भारत था पहले, और कट कट के इतना सा भारत रह गया। तो ये सारी बाउंड्रीज किसने बनाई, इंसान ने बनाई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जीवीय और अजीवीय। जीवीय का मतलब यानी सजीव, जीवीय सजीव एक ही बात होती है, ठीक है। और सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, ठीक है, इसमें मनुष्य भी आते हैं जीवीय में, क्योंकि मनुष्य भी सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। अजीवीय या निर्जीव पदार्थ एक ही बात है। और निर्जीव पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे फर्नीचर है, आपका टीवी है, जो सांस नहीं ले रहा है, वो क्या हो गया, वो अजीवीय हो गया, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर इसका एक्सप्लेन दे रखा है जीवीय और निर्जीवीय का। यह प्राकृतिक एवं मानवीय निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, ठीक है, यानी जीवीय परिस्थितियां भी हैं और अजीवीय भी। अब घर मकान क्या है, ये अजीवीय है ना, घर मकान, और ये जो धर्म वगैरह है, और ये ऊपर जितनी भी चीज दिखाई गई थी जो मानव ने बनाई है, ये राजनीतिक स्थिति अजीवीय है ना। और ये जो फर्नीचर है, जो उद्योग है, जो स्मारक है, सड़क है, पुल है, ये कैसे, ये अजीवीय है, ये मनुष्य ने बनाए हैं। और पहाड़ पर्वत भी भगवान ने बनाए, प्रकृति ने बनाए, वो भी कैसे हैं, अजीब है, ठीक है। ये एक कॉलम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच, ठीक है, यानी कि फ्रांस, फ्रांस की भाषा कौन सी है, फ्रेंच से लिया गया है। और इसका जो फ्रेंच भाषा में भाषा से लिया गया है, वो उस भाषा का शब्द क्या है, इनवायोरेनर, ठीक है, इनवायोनेर का मतलब होता है पड़ोस, यानी कि आस पड़ोस की जो चीज है उनको बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं से ही इन्वायरमेंट की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट इसमें है प्राकृतिक पर्यावरण। देखो हमने इसमें प्राकृतिक पर्यावरण में हमने स्थल मंडल देख लिया था। स्थल मंडल यानी कि पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या ठोस ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बनी होती है और मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है, ठीक है। इसमें कौन क्या क्या चीज सम्मिलित है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, घाटी है आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियां वाला विषम धरातल है। ये स्थल आकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये जो स्थल आकृति है कौन कौन सी, ये जो पहाड़ है, पठार है, मैदान है, घाटी, ये सब महासागरों में भी मिलती है, ठीक है। जो महासागर होते हैं उनमें भी पहाड़ पर्वत होते हैं। आपको शायद पहली बार पता चल रहा होगा, जानकर हैरानी हो रही होगी, पर जो चीजें आपको पृथ्वी की ऊपरी सतह पर दिख रही है, स्थल मंडल पर दिख रही है, वो सारी चीजें महासागरों में भी होती हैं, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार भी महासागरों में भी होते हैं। नेक्स्ट है स्थल मंडल, वह क्षेत्र है जो हमें वन, ठीक है, वन, कृषि और मानव बस्तियां, यानी कि मानव जहाँ घर बनाकर रहता है वो, भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास प्रदान करता है ना। अब कोई भी खेती वगैरह कहाँ करोगे, घास कहाँ उगाओगे, स्थल मंडल पे ही उगाओगे ना, पानी में और हवा में तो उगेगा नहीं। तो किस पे उगेगा, कृषि किस पे होगी, स्थल मंडल पे होगी, ठीक है। यह खनिज संपदा का भी एक
स्रोत है, ठीक है, एक सोर्स है खनिज संपदा का। खनिज संपदा मतलब लोहा है, और ये जितने भी प्रकार के खनिज होते हैं, लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना, ये सारी चीजें भी किसमें मिलती हैं, वो सारी चीजें भी स्थल मंडल में ही मिलती हैं। और देखो मैंने आपको बताया था, जहां ये तीनों मंडल मिलेंगे, वायुमंडल होगा, जल मंडल होगा, स्थल मंडल होगा, वहीं पर क्या है, जीवन संभव है। ठीक है, जीवन कहाँ संभव होगा, जहाँ ये तीनों मंडल होंगे, क्योंकि हवा की भी जरूरत है हमें जीने के लिए, पानी की भी, और रहने के लिए जगह की भी जरूरत है। ठीक है, बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं है, जहां पर हवा नहीं है ना, ये सारी चीजें नहीं है, तो वहां पर जीवन संभव नहीं है, इसलिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, जलमंडल में इन्होंने किन किन चीजों को रखा है। नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है जलमंडल, है ना, बिना पानी के कौन जीवित रह सकता, कोई नहीं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे हुए है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हवा कभी उड़ के दूसरे ग्रह पर पहुंच जाएगी, नहीं, पृथ्वी के आसपास ही घूमती रहेगी, किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ठीक है, और ना केवल ये हमें सांस लेने में हेल्प कर रही है वायुमंडल, जबकि यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करती है, यानी कि सूर्य से जो ताप आ रहा है उससे भी हमें बचाती है। कौन बचाती है, वायुमंडल। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, कई प्रकार की गैस, धूल कण और जलवाष्प आदि इसमें उपस्थित होते हैं। इसमें वायुमंडल में गैस भी होती है बहुत सारी, मैंने आपको बताया था, धूल के कण भी होते हैं, जलवाष्प, ठीक है, यानी कि नमी भी होती है। वायुमंडल में परिवर्तित होने से ही मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। जो बारिश वगैरह होती है वो भी किसकी वजह से होती है, वायुमंडल की वजह से होती है। ठीक है, जब हवाओं में नमी की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और हवाएं उस नमी को साध नहीं पाती हैं, संभाल नहीं पाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो आपस में टकराकर बारिश के रूप में नीचे पानी बना देती हैं। या फिर तेज हवाएं जब पहाड़ों से टकरा जाती हैं तो भी वो क्या करती हैं, पानी की बारिश करती हैं। ठीक है, और यही बारिश जब पहाड़ों पर होती है, तो जब ज्यादा ठंडे इलाकों में होती है, तो ये हिम वर्षा के बोलते हैं इसको, हिम वर्षा यानी कि बर्फ की वर्षा होती है। ठीक है, टेम्परेचर ठीक हो जाता है तो पानी की वर्षा होती है। अब देखो नेक्स्ट इसमें जयमंडल के बारे में रखा है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जयमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु तीनों मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट है इसमें परितंत्र, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उसमें वे निवास करते हैं, वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित होते हैं। परिस्थितिकी तंत्र हर स्थान का अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कुछ बच्चे बात कर रहे हैं उसी कक्षा के, और क्या बात कर रहे हैं, कि वो बात कर रहे हैं कि रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने एक आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे मुझे अपने केरल की याद आ गई। ठीक है, मतलब केरल में इतनी अच्छी बारिश होती है, मुझे अपने केरल की याद आ गई। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत और नारियल के बागों में लगातार बारिश होती रहती है। ठीक है, मतलब उसके यहाँ क्या है, नारियल के बाग है और खेत है, और वहां पर बारिश खूब होती है केरल में। अब एक दूसरा बच्चा बोल रहा है, तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है, हम तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत की रेत रेत ही नजर आता है, हमें दूर दूर तक रेत ही नजर आता है, लेकिन वहां ऊंट भी मिलते हैं, रवि ने कहा। अब देखो ये दो अलग अलग स्थान की बात है, तो है राजस्थान की बात, है ना, और एक कहाँ की बात है, एक केरल की बात है। तो देखो राजस्थान में क्या होता है, एक बार हम मैप में देख लेते हैं राजस्थान कहाँ है। देखो वो बच्चा बात कर रहा है यहाँ की, राजस्थान की। ठीक है, तो राजस्थान में किस तरह का होता है, देखो ये पूरा की पूरा थार रेगिस्तान है, यहाँ पे दूर दूर तक रेत ही मिलते हैं। तो रेत, क्योंकि यहाँ की जलवायु में नमी बहुत कम है ना, तो यहाँ पर रेत होता है। तो रेत पर एक नॉर्मल जो जानवर है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं रह सकता है। जैसे हमारे यहाँ की गाय भैंस है, वो इस रेत में नहीं रह सकती है, ना चल सकती है, ना घोड़ा चल सकता है, ना खच्चर चल सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऊंट होता है। ऊंट इस रेगिस्तान में, इस रेत में ना केवल चल सकता है, वो दौड़ भी सकता है। यहाँ पर पेड़ पौधे भी उसी तरह के पाए जाते हैं, कटीले कटीली झाड़ियां टाइप के पाए जाते हैं, जो लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, और उसमें क्या होता है कि उससे औषधि भी बनाई जाती है, उसके पत्तों की सब्जी भी बनाई जाती है, वो छाया भी बहुत ज्यादा देता है, और वो पौधा जहाँ पर लगा होता है वहां का वाटर लेवल भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, अपनी जड़ों से अंदर से पानी ऊपर की तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो वो बहुत
अच्छा होता है। अब पूरे भारत में खेजड़ी का वृक्ष कहीं नहीं मिलेगा, ऊंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और यहीं पर मिलेंगे। यहाँ के लोगों का रहन सहन भी अलग है। यहाँ के लोग ज्यादातर पूरे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, पूरी बाजू के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी अधिक पड़ती है कि अगर पूरी बाजू के कपड़े नहीं पहनेंगे तो उनकी जो स्किन है ना वो जल जाएगी, है ना। तो इसलिए वो लोग पूरी बाजू के कपड़े पहनते हैं, पूरे कपड़े पहन के रहते हैं इतनी गर्मी में भी, ताकि इनकी जो स्किन है, इनकी जो त्वचा है, वो जले ना, ठीक है। अब वही एक जो दूसरा बच्चा था वो बात कर रहा था केरल की। केरल कहाँ है, यहाँ है। अब देखो समुद्र पास में, केरल पास में है, यहाँ कर्क रेखा के नीचे है ना, मैंने बताया था ना ये कर्क रेखा ये रही। अब कर्क रेखा के नीचे है तो यहाँ पर क्या है, अच्छे से धूप मिल रही है, तो पानी यहाँ से गर्म होकर उठ रहा है और यहाँ पर बारिश कर रहा है, ठीक है। तो तट के किनारे तो खूब बारिश होती है, आप लोगों को पता ही है कि समुद्र से पानी भरेंगी हवाएं और यहाँ पर छोड़ देंगी। तो केरल में अच्छी खासी बारिश होती है, तो यहाँ पर कैसे घने वन पाए जाते हैं, ठीक है, खूब बारिश होती है, घने वन पाए जाते हैं। तो यहाँ का जो एटमोस्फेयर है, यहाँ के जो परिस्थितिकी तंत्र है वो अलग है, और यहाँ का परिस्थितिकी तंत्र कैसा है, अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि वहाँ की जलवायु अलग है और यहाँ की जलवायु अलग है, ठीक है, दोनों की जलवायु अलग अलग है। और एक तीसरा बच्चा है, वो बात कर रहा है मिजोरम की, ठीक है। देखो ये जो पिंक कलर का है ना, ये वाला, ये है मिजोरम। तो देखो वो बात आगे आएगा इसमें बुक में, वो बात कर रहा है इस मिजोरम की। और मिजोरम में क्या है, पूरी तरह से हरा भरा है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके जितने भी होते हैं वो पूरे के पूरे हरे भरे होते हैं। उसका मेन कारण ये है कि पहाड़ों पर जो ऊंचे पहाड़ होते हैं तो उन पर बर्फ जम जाती है, फिर बाद में वो पिघलती है, तो पूरी साल लगभग उन पर हरियाली रहती है, ठीक है, नमी रहती है, तो वहां पर खूब हरियाली है। तो यहाँ का परिस्थिति तंत्र कैसा होगा, यहाँ क्या मिलेंगे, शेर है, हाथी है ना, और घोड़ा है, इस तरह के जानवर मिलेंगे। यहाँ अलग तरह के, यहाँ अलग तरह के, अलग तरह की खेती होगी, अलग तरह का खान पान होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक स्थान का जो परिस्थिति तंत्र होता है वो अलग होता है, ठीक है, हर स्थान का अलग अलग होता है। अब जैसे इन्होंने एक तालाब का परिस्थिति तंत्र दिखा रखा है, तालाब के परिस्थिति तंत्र में क्या है कि देखो ये तालाब है, तालाब में बहुत छोटे छोटे से जीव होते हैं और मछलियां होती हैं। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती हैं और छोटी मछलियां उन छोटे छोटे जीवों को खाती हैं, है ना। और साथ में ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनको भी कुछ मछलियां खाती हैं। ये जो बत्तख हैं ये क्या देख रही हैं, ये इस जल में देख रही हैं छोटे छोटे जीवों को, ये उन जीवों को खाती हैं, ठीक है, ये बत्तख उन जीवों को खाती हैं। और ये हिरन क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पानी भी पी रहे हैं, और इस पानी की नमी की वजह से अच्छी खासी घास हो रही है तो उसको चल रहे हैं। तो ये पूरा की पूरा एक परिस्थिति तंत्र है, ठीक है। और ये परिस्थिति तंत्र आपको राजस्थान में नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां पानी ही नहीं है, ठीक है। तो ना तो आपको वहां बत्तख मिलेंगी, ना हिरन मिलेंगे, ना गाय मिलेंगी, और मछली का तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो परिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है कि एक किसी स्थान विशेष पर परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, और वो आपस में मिलजुल कर उनका काम चल रहा है, ठीक है। अगर देखो पानी नहीं होता तो ये छोटे छोटे जीव नहीं होते इसमें, ठीक है। तो मछलियां नहीं होती, छोटी मछलियां नहीं होती तो बड़ी मछलियां नहीं होती, ठीक है। और बड़ी, और ये सारी चीजें नहीं होती तो ये बत्तख नहीं होती, क्योंकि ये छोटे जीवों को खाती है, तो ये इन पर निर्भर है ना। अब ये अगर पाउंड नहीं होता तो यहाँ पर ये घास फूस नहीं होती, घास फूस नहीं होती तो ये गाय नहीं आती, हिरन नहीं आते पानी पीने, घास खाने। तो ये सब कैसे चल रहा है, ये सब आपस में चल रहा है। अब देखो चिड़िया बैठी है ऊपर, वो क्या कर रही है, इस घास फूस में जो कीड़े हैं, ठीक है, जो कीड़े हैं, सूक्ष्म जीव है, वो चिड़िया जो है उन सूक्ष्म जीवों को खाती है इसमें से ढूंढकर। तो ये सारे एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर पानी ही नहीं होगा तो ये सब खत्म, ठीक है, ना तो बत्तख होगी, ना चिड़िया होगी, ना फसल होगी, ना कुछ होएगा, है ना। और मछली नहीं होंगी, छोटी मछली नहीं होंगी तो बड़ी मछली कैसे जीवित रहेंगी, क्योंकि उनको तो वो ही खाती हैं। और इस पानी में कीट नहीं होंगे तो ये क्या खाएंगी। तो ये सारी क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। अब उसी तरह से अगर हम बात करें समुद्र की, तो समुद्र का एक अलग होता है। समुद्र में जो जलीय जीव पाए जाते हैं वो और कहीं नहीं मिल सकते, ठीक है, स्थल पर नहीं मिल सकते, पानी में नहीं मिल सकते, हवा में नहीं मिल सॉरी हवा में नहीं मिल सकते, स्थल पर नहीं मिल सकते। वो कहाँ मिल सकते हैं, केवल पानी में मिल सकते हैं। पानी में का जो परिस्थितिकी तंत्र है वो स्थल से भी बड़ा है। क्यों, क्योंकि पानी हमारे पृथ्वी पर ज्यादा है, 2/3 पानी है ना, और स्थल क्या है, स्थल कम है। तो पानी का परिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है पृथ्वी पर, ठीक है। तो इस तरह से होता है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बात होती है ना। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के वातावरण पर आश्रित होते हैं, ठीक है, जैसे वहां का वातावरण होता है वो उस पर ही आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। मैंने बताया कैसे आश्रित होते हैं, कि अगर बड़ी छोटी मछली नहीं होंगी तो बड़ी मछली क्या खाएंगी, है ना। और अगर पानी में छोटे छोटे कीट नहीं होंगे तो जो बत्तख है वो क्या खाएंगी, तो बत्तख नहीं होंगी वहां पर, तो वो क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है, सारी चीजें साथ साथ में चल रही हैं।
जीवधारियों का आपस में एवं अपने आसपास के वातावरण के बीच के संबंध को ही हम क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना परितंत्र क्या होता है? अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे तालाबों का परिस्थिति छोटे छोटे ताल का भी एक तंत्र हो सकता है। ठीक है, इनका अलग अलग सेपरेट तंत्र होता है और तंत्र होता है, और वो जितने भी जीवधारी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं और पक्षी हैं, वो सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, है ना? एक दूसरे से ही उनका काम चल रहा होता है। अब देखो कॉलम में एक बड़ी अच्छी चीज दे रखी है, हम उसको देखेंगे। कॉलम में क्या दे रखा है? प्रति एक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल मिस नहीं करना है कि प्रति एक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो एक और यहाँ पर कॉलम दे रखा है जिसमें वस्तु विनिमय के बारे में दे रखा है। वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है? देखो, वस्तु विनिमय माने एक्सचेंज। ठीक है, पद्धति। जैसे छोटे बच्चों में होता है ना कि एक बच्चा लेके आया है चॉकलेट अपने घर से, ठीक है, दूसरा बच्चा लेके आया है 4 टॉफी, तो वो दोनों क्या करेंगे? भाई तू मुझे थोड़ी सी चॉकलेट दे दे और मैं तुझे एक टॉफी दे दूंगा, है ना? ऐसे करते हो ना? या फिर हम लोग जब बचपन में थे, या तुम लोग अगर किसी स्कूल में या इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? लंच शेयर करते हो। वो आपको अपनी सब्जी शेयर कर रहा है, आप उसको कर रहे हो, है ना? तो ऐसी ही एक पद्धति थी वस्तु विनिमय, वस्तुओं का विनिमय, वस्तुओं का एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि इसने मुझे ये वाली चीज दी तो मैं इसको ये वाली दूंगा। जब शुरुआती दौर में मानव का जन्म हुआ और धीरे धीरे सभ्यताएं आगे बढ़ती रही, हमने 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी में देखा था ना। तो जब शुरुआती दौर में जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ती रही, तो उसने कृषि करना शुरू करा, है ना? उसने क्या करना करा? खेती करना शुरू करा, जम के रहना शुरू करा, उसने पशु वगैरह पालने शुरू करे। फिर अब जब स्थानीय तौर पर वो रहने लगा, तो उसको चीजों की जरूरत होने लगी। तो वो लोग क्या करते हैं? आपस में अदला बदली करते थे। पहले पैसे तो चलते नहीं थे, जब नई नई सभ्यताएं शुरू हुई थी। तो वो क्या करते थे कि भाई तेरे खेत में मटर हुआ है, तू हमें मटर दे दे, हम हमारे खेत में आलू हुआ है, हम तुझे आलू दे देंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे और आराम से खाएंगे मटर आलू की सब्जी बना के। ठीक है, और एक कोई दूसरा आदमी, उसने चावल बो रखे, चावल हुए, तो वो कहेगा भाई हमारे यहाँ आलू अभी तक पड़े हुए हैं, तो हमारे आलू ले ले और तू हमें क्या दे दे? तू हमें चावल दे दे। या फिर कोई और व्यक्ति है, उसने गेहूं बोए हैं, तो वो क्या कर रहा है? अपने गेहूं के बदले इससे चावल ले रहा है। ठीक है, अपने गेहूं के बदले इससे मटर ले रहा है, या अपने गेहूं के बदले इससे क्या ले रहा है? आलू ले रहा है। तो वो आपस में ऐसे मिलजुल कर रहते थे। ठीक है, एक चीज के बदले दूसरी चीज ले लिया करते थे, और ऐसे ही उनका जीवन यापन चलता था पहले शुरुआती दौर में जो सभ्यताएं थी। और आज भी चलती हैं ये सारी चीजें। अब आज कैसे चलती है, मैं आज आपको बताती हूँ कि जब आप बचपन में थे, ठीक है, जब आप छोटे थे, अभी तो पैसे का बहुत ज्यादा चलन हो गया है, पहले इतना पैसा नहीं था लोगों के पास। तो जो गांव देहात के बच्चे होंगे, उन्होंने ये सब सारी चीजें उनको पता होगी। तो वो क्या करते थे? अपने घर से अनाज लेके जाते थे दुकान पर, वहां पर टॉफी चॉकलेट उस अनाज के बदले ले लिया करते थे। टॉफी है, चॉकलेट है, साग सब्जी है, फल फ्रूट भी उस अनाज के बदले मिल जाया करता था। तो वो जो प्रणाली थी, वो कौन सी थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। देखो शहरों में भी ये देखने को मिलती है। कैसे? आपकी मम्मी क्या करती है? जूते चप्पल जो पुराने हो जाते हैं, उनको संभाल के रख लेती है, फेंकती नहीं है उनको कूड़े वाली गाड़ी में, वो क्या करते हैं? संभाल के रख लेती है। और जब कोई गिलास, कांच के गिलास या कप प्लेट बेचने आता है, तो उसको आपके पापा के जूते चप्पल उसको बेच देती हैं, जो बड़े बड़े कंपनी के जूते होते हैं उनको दे देती हैं, और उसके बदले क्या ले लेती है? कप ले लेती है। या फिर कई कई गाँव में, शहरों में क्या होता है कि बाल खरीदने के लिए आते हैं कुछ लोग, है ना? तो वो क्या करते हैं? बाल के बदले जीरा ले लो। ठीक है, अभी क्या होता है? फोन के बदले जीरा देते हैं, फोन के बदले वो खजूर भी की आवाज लगाते हुए भी मैंने सुना है कि हमें क्या करो? फोन दे दो, उसके बदले हम तुम्हें खजूर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक वस्तु विनिमय, मतलब वस्तुओं का एक्सचेंज हो रहा है, पैसा है ही नहीं इसमें बीच में, ना खरीदने वाले ने पैसा लिया, ना बेचने वाले ने पैसा लिया। ये क्या कर रहे हैं? आपस में अपनी चीज दो और दूसरे की चीज ले लो। ठीक है, करते हैं ना ऐसे। और देखो बालों का भी होता है कि बाल दे दो, बाल के बदले जीरा ले लो, है ना? ये सारी चीजें आज भी समाज में चल रही हैं। तो वस्तु विनिमय का मतलब क्या है? कि अपनी वस्तु दो और दूसरे से वस्तु ले लो। ठीक है, वस्तु विनिमय यानी कि वस्तुओं का एक्सचेंज, है ना? अब देखो हमने जान लिया प्रकृति के बारे में, पूरा हमने जाना कि प्रकृति ने हमें क्या दिया है, हमें कैसे करना था, क्या चीजें हैं। अब हम जानेंगे मानव पर्यावरण के बारे में, कि मानव ने क्या बनाया, कैसे बनाया, और किस तरह से मानव का सहयोग है इस पर्यावरण में। ठीक है, मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्परिक क्रिया करता है। ठीक है, कुछ कुछ क्रिया करता रहता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। पहले उसने क्या किया? सबसे पहले खेती करना शुरू करा था। ठीक है, फिर उसने पशुपालन करना शुरू करा, तो थोड़े थोड़े वो चेंजेस करता रहता है ना? प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बनाया था। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती थी।
ठीक है। तो पहले तो आखेट से मानव जीवित रहता था, ठीक है, यानी कि पशुओं को मार के और खा लेता था, है ना। आग का आविष्कार किया उसने, फिर उन मांस को भून के खाने लगा। फिर उसको समझ में आया कि भाई खेती कर सकते हैं, तो खेती करने लगा, फिर पशुओं को पालने लगा। फिर धीरे धीरे क्या कर रहा है, मानव परिवर्तन कर रहा है पर्यावरण में। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीखे। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। स्थायी जीवन का मतलब है एक जगह टिककर रहना। पहले तो वो जगह जगह जाकर पशु पक्षियों को मार के खा रहा था, ठीक है, कहीं से फल मिल गए वो खा लिया, कहीं से कुछ मिल गया वो खा लिया। अब क्या करने लगा, जब खेती करने लगा तो वो टिक के रहने लगा, फिर पशु भी पालने लगा तो वो टिक के रहने लगा। पहिए का आविष्कार कर लिया, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाने लगा और वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास हुआ। ठीक है, कहाँ से वो वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास समझ में आ गया ना। और ये किसने किया है, ये मनुष्य ने किया है, भगवान ने नहीं किया है। व्यापार आरंभ हो गया। अब पहले अपने ही गांव में चीजों को अदला बदली करने लगे, फिर उनको बड़े पैमाने पे जब वो अनाज उगाने लगे तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई दूसरे गाँव में भी हम अनाज बेच के आएंगे तो हमें कुछ और वस्तुएं मिल जाएंगी यूज करने के लिए। तो ये वस्तु विनिमय ने छोटे से क्या कर लिया, व्यापक, अपने आप को व्यापक कर लिया और व्यापार करना आरंभ हो गया। ठीक है, और एवं वाणिज्य का विकास हुआ। ठीक है, वाणिज्य का विकास कहाँ से हुआ, इसी वस्तु विनिमय से हुआ। और किसने किया, मानव ने। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुए। औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति का मतलब है चीजें बननी स्टार्ट हो गई, नई नई चीजें। बिस्किट है, नमकीन है, टॉफी है, चिप्स है, कुरकुरे है, फर्नीचर है, मेज है, कुर्सी है, आपके बैग है। ठीक है, हमारे जमाने में इतने बैग नहीं चलते थे, आधी से ज्यादा क्लास के बच्चों के बैग उनकी मम्मियां घर में सिलती थी। ठीक है, हमने भी अपनी मम्मी के हाथ के बैग इस्तेमाल किए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ये पहले। ठीक है, ये आम बात थी। अब तो पहले हुए के बच्चे के लिए भी वो टेडी बियर वाला बैग आता है, अब तो अलग ही बात है। तो पहले इस तरह से चीजें होती थी। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति मतलब नए नए व्यापार, नए नए उद्योग खुलते रहे और नई नई सामान बनते रहे। ठीक है, और परिवहन तेज गति से प्रारंभ हो गया। परिवहन का मतलब है कि जब सामान बन रहा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाएंगे। पहले हाथी घोड़ा पे लेके जाते थे, ठीक है, फिर बाद में उन्होंने आविष्कार कर लिया बग्गी का, तो बग्गी में लेके जाने लगे, भैंसा बुग्गी का हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने रिक्शा टाइप की कुछ करा, फिर बस बनाई, फिर उन्होंने ट्रेन बनाई, हवाई जहाज बनाए। तो इस सबको क्या बोलेंगे, परिवहन। एक स्थान से दूसरे स्थान वो चीजों को लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट है सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। ठीक है, संचार यानी कि सूचना क्रांति का मतलब है कि आजकल सूचना क्रांति हो चुकी है, तो इससे क्या कर रहे हैं, हम फोन करके कहीं से कुछ भी मंगा रहे हैं, कहीं से कुछ भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विश्व कैसा हो गया, सहज हो गया। ठीक है, आसान हो गया पहले से, कि हम इतने दूर बैठे हुए व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं। तो इस क्रांति का आविष्कार किसने किया, इस क्रांति को किसने फैलाया, सूचना क्रांति को ये मानव ने किया है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि आप गर्मियों में रसीले तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली क्यों खाना पसंद करते हैं। देखो, इसका मेन कारण क्या है कि तरबूज जो है वो उसमें पूरा की पूरा पानी होता है, तो गर्मियों में हमें पानी की कमी रहती है। ठीक है, तो इस तरह की हम लिक्विड फ्रूट हम खा सकते हैं, जैसे तरबूज है, जैसे मौसमी है, जैसे खरबूजा है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे अंदर, हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो तरबूज कब आते हैं, मई जून में ही आते हैं ना, जब पानी की कमी चल रही होती है बॉडी में, क्योंकि धूप पड़ रही होती है, तो तरबूज खरबूज आते हैं। मूंगफलियां हम सर्दियों में क्यों खाते हैं, क्योंकि जितने भी ड्राई फ्रूट है तो वो ज्यादातर हम सर्दियों में ही खाते हैं। बादाम है, अखरोट है, मूंगफली है, पिस्ता है, जो भी है, ठीक है, अंजीर है, जो भी है, हम कब खाते हैं, हम सर्दियों में खाते हैं, क्योंकि हमें सर्दी झेलने के लिए हमारी बॉडी को शक्ति चाहिए होती है। ठीक है, स्टेमिना चाहिए होता है, तो बहुत सारे न्यूट्रिशन हमें इन ड्राई फ्रूट से मिलते हैं और हमारी बॉडी को ये गर्म रखते हैं। तो उस हिसाब से ही प्रकृति ने सारी चीजों को भेजा है। ठीक है, और जब जिस मौसम में हमें जिस चीज की जरूरत है, भगवान ने हमें वो चीज मुहैया कराई है। और हम क्या सोचते हैं कि हम पैसे खर्च करके कुछ भी चीज खरीद सकते हैं। हम क्या करते हैं, बादाम शेक कब पियेंगे, गर्मियों में। ठीक है, कब पीना चाहिए, हमें सर्दियों में पीना चाहिए। हम मैंगो वो जो होता है आम रस वगैरह, जो फ्रूटी वगैरह, वो कब पियेंगे, दिसंबर के महीने में, पैसे से मंगाएंगे, पार्टी करेंगे आराम से। अरे वो गर्मियों में पीने की चीज होती है। और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं सर्दियों में, आइसक्रीम खाते हैं सर्दियों में, अलग ही है। और सेब बारह मास खाते हैं, बारह मास सेब, सेब उगता ही नहीं है। आपको लगता है आपने 250 रुपए किलो का खरीद के खा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपके पापा के पास पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं, लेकिन आप बीमारियों को घर लेके आ रहे हो। जो चीज, जो फल, जो सब्जी मौसम का है, आप वही लेके आओ और वही खाओ, क्योंकि प्रकृति ने वो उसी मौसम के हिसाब से बनाया है। ठीक है, जो सब्जी चल रही है, लौकी, तोरई, जब खेत में उगते हैं तब ही हमें खानी चाहिए। ठीक है,
हम क्या करते हैं, भिंडी कब खाएंगे, हम भिंडी खाएंगे दिसंबर के महीने में, जब कभी भिंडी आती नहीं है, ठीक है। या अब कब खरीदेंगे, फरवरी से भिंडी खरीदना शुरू कर देंगे, बहुत महंगी मिल रही होंगी, तब से खरीदना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, सस्ती चीज लेनी चाहिए। सस्ती का मतलब है जो मौसम की चीजें होती हैं वो सस्ती होती हैं, तो वो खानी चाहिए, उनसे हमारे शरीर को ताकत मिलती है, और हम पर्यावरण के अनुसार अपनी बॉडी को ढाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक लड़की है जो मिजोरम की है, वो कह रही है कि भाई अब की बार छुट्टियों में तो हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ क्या मिलेगी, हरियाली मिलेगी, क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकों में तो पूरे बढ़िया होता है सारी चीजें, ठीक है। तो ये रवि वाली कहानी आगे बढ़ रही है, बच्चे बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि छुट्टियों में भाई हमारे घर आना। अब शिक्षक कह रहे हैं कि अब छुट्टियों में जो जहाँ घूमने जाएगा वो वहाँ के चित्र बना के लाएगा, ताकि मुझे पता रहे कि कौन कहाँ कहाँ घूमने गया है, और बाकी लोग भी जान सकें और सारी जगहों के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं, इस चैप्टर में आगे कुछ है नहीं। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी एमसीक्यू की होगी, न केवल ये एमसीक्यू मिलेंगे, और भी मेरे, मैं अपनी तरफ से जो भी बन सकेंगे वो बनाऊंगी, या प्रीवियस पेपर में जो पूछे गए होंगे उन सबको भी उसमें डालूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको एमसीक्यूज में की मिलेगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं कराया चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।